पहले बताया था, इस स्तूप का नाम है धर्मचक्र स्तूप। इसका अनदर नेम है धम्मेक स्तूप, जो कि दो वर्ड का जॉइंट वर्जन है, धम्म प्लस एक। धम्म मीन्स रिलीजन, तो एक मीन्स एक्सटेंशन। तो बुद्धिज्म का एक्सटेंशन यहीं से स्टार्ट हुआ था। दैट्स वाई बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड होता है सारनाथ। दूसरी चीज़ की, जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी भी डिगिंग करवाई थी, तो उसको एक पाली सैलमन मिला था, हे धम्म प्रवाह हेतु। मतलब इस स्तूप का ही निर्माण धर्म या धम्म के प्रचार प्रभाव के लिए किया गया। तो ये स्तूप की पूरी चीज़ है। ताकि जो स्तूपा भी बनते थे वो रैलिक्स स्तूपा को फॉलो करते हुए राउंड शेप में बनाए गए। पाल डायनेस्टी के आने के बाद स्ट्रक्चर चेंज हो गए, ये देखिए स्क्वायर स्तूपा बनना शुरू हो गए। अच्छा, हाँ, पहले राउंड शेप में थे, अब ये फिर यहाँ पे राउंड स्तूपा का कस्टम आ गया था, और ये 10th सेंचुरी यदि आते आते ये पूरी एक साइट फॉर एग्जांपल की एक बुद्धिस्ट टाउन के रूप में डेवलप होने तो लगी थी। इसके पीछे कोई रीजन था या वो ऐसे जैसे चेंज अकॉर्डिंग टू उनकी जो आर्किटेक्चर, पाल डायनेस्टी की जो आर्किटेक्चर स्टाइल थी, उसके अकॉर्डिंग वो जो भी स्ट्रक्चर बनाते थे स्क्वायर बनते थे या रेक्टेंगल बनाते थे। तो उन्होंने स्तूपा का भी कस्टम अपने आर्किटेक्चर स्टाइल के हिसाब से लिया। फिर यहाँ पे फिर आपको एक चीज़ मैं बताना भूल गया था पहले, कि 2300 साल पहले ही अशोका ने अपनी बेटी संघमित्रा और बेटे महेंद्रा को भेजा था श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने के लिए बुद्धिज्म का। अच्छा, बुद्धिज्म। तो श्रीलंका में बुद्धिज्म तब से ही डेवलप हो गया था, और अब यहाँ पे लोग बाहर की कंट्री से भी लोग यहाँ आना शुरू हो गए थे। तो यहाँ जो भी कोई आता था तो उसको स्टे करने के लिए, खाने के लिए फूड वगैरह की ज़रूरत पड़ती थी, तो टाउन के रूप में ये होने लगा था। बट जैसे कि हिंदुओं में काशी का महत्व और मुसलमानों में जो मक्का का महत्व, वो महत्व धर्मचक्र स्तूप की वजह से बुद्धिज्म में सारनाथ का है। तो वो एक बार तो उनको आना ही आना है सारनाथ में, जो मैंने आपको 4 सेक्रेट प्लेस बताए उनको विजिट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मोनेस्ट्रीज का कल्चर डेवलप होने लगा। फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो एक ये यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट होने लगी। अब लोग यहाँ पे टीचिंग और प्रैक्टिसिंग ऑफ बुद्धिज्म के लिए आने लगे। हाँ, इसी से जुड़ी हुई एक कहानी थी है, जो चाइना का जो आया था 1 साल हाँ। लगाया, जिन्होंने यहाँ पे पहुँचने वो हेवेन साल हाँ, ये तो। हर्षवर्धन के पीरियड में 6th सेंचुरी। तो यहाँ पे लोग टीचिंग और प्रैक्टिसिंग ऑफ बुद्धिज्म के लिए आने लगे। तब यहाँ मोनेस्ट्रीज का कल्चर डेवलप हुआ। लेकिन टीचिंग के लिए भी तो बताते हैं कि बाहर के मुल्क के लोग जो हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे वो शिक्षा वगैरह नहीं देते थे। यहाँ इंडिया में तो बुद्धिज्म हाई पैमाने पे बढ़ा हुआ था। लेकिन बुद्धिज्म सारनाथ का तो यही रूल था ना, कि कोई भी बाहर के फॉरेनर्स को यहाँ पे एजुकेशन नहीं देंगे। एजुकेशन नहीं, तो वो जैसे चाइना के जो आए थे, उन्होंने कैसे यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करी? वो तो यहाँ पे करीब 17-18 साल उन्होंने स्टे किया था इंडिया में। एंट्री कैसे हुई चाइना? देखिए वो एज ए टूरिस्ट वो आके यहाँ पे, जैसे आप कोई भी टूरिस्ट आएगा उसको साइड में अलाउड है। ये तो है नहीं कि खाली बुद्धिस्ट साइड है तो यहाँ खाली बुद्धिस्ट ही आएंगे। अब तो सबको अलाउड किया हुआ है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में। तो वो टूरिस्ट बन के आया था, वो पूरा ट्रैवल कर रहा था। तो जैसे किसी बुद्धिस्ट मॉन्क से अगर वो बात कर रहा है तो वो मॉन्क बात करने से मना थोड़ी ना करेगा। अगर वो अडॉप्ट करता है उस चीज़ को तब वो मना कर सकता है लेकिन ना। इतिहासकार में तो कहते हैं उन्होंने पहले यहाँ पे पाली भी सीखी, संस्कृत भी सीखी, हिंदू कल्चर को अपनाया, फिर उसके बाद जाके बौद्ध धर्म को उन्होंने नॉलेज दिया कि क्या। स्पेशली वो चाइना से चले इसीलिए थे, बौद्ध धर्म के लिए यहाँ पे आने के लिए। और 1 साल तो उनकी यात्रा इसी में ही लगी, दक्षिण तरफ राजस्थान की तरफ, फिर यहाँ से अपना आए, पहले मध्य भारत की तरफ गए। ये सब चीज़ें क्या उन्होंने सारी जगह ट्रैवल किया था। तो वो जैसे कि बुद्धिस्ट, जैसे अब ये जो मंदिर जो था मूलगन कुटी विहार भगवान बुद्ध का, इसके जो अगर हम बात करते हैं इसके एविडेंस की, तो अगर 12th सेंचुरी AD में जब इसको डिस्ट्रॉय कराया गया तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं था। पर बुद्धिस्ट उसकी जो चाइनीज स्क्रिप्ट थी उसमें हमें बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारे एविडेंस मिले। तो मतलब आपका कहने का मतलब है जो एविडेंस उनके द्वारा लिखे गए थे उससे हमें पता चला कि यहाँ पे सारनाथ का कुछ है, टेम्पल्स क्या थे, कहाँ पे शिक्षा मिलती थी, कहाँ पे शिक्षा का ध्यान होता पीरियड था। टीचिंग और प्रैक्टिसिंग का पीरियड तो 10th सेंचुरी AD के बाद से है। अदरवाइज तो लोग यहाँ प्रेयर के पर्पज से आते हैं। लेकिन वो तो 6th सेंचुरी में आए। वो 6th सेंचुरी में आए थे, और वो जो टीचिंग और प्रैक्टिसिंग के 10th सेंचुरी AD के बाद से हुआ था। इससे पहले लोग यहाँ वर्शिप के पर्पज से आते थे, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि सारनाथ का महत्व क्या है बुद्धिज्म में। तो वो लोग आते थे, तो उसकी वजह से ये डेवलप होना शुरू हो गया था। यहाँ स्ट्रक्चर बन ही रहे थे 12th सेंचुरी AD तक। ये 12th सेंचुरी AD वाज द लास्ट पीरियड फॉर दिस साइड, बिकॉज कि उस समय की सिचुएशन ये बन गई थी, बुद्धिज्म इंडिया में इतने हाई पैमाने पर बढ़ रहा था कि हिंदुज्म खत्म होने के कगार पर था। तो उस समय आदि शंकराचार्य जी को क्रेडिट गया कि उन्होंने हिंदुज्म का रिबर्थ कराया इन इंडिया। जो उन्होंने 4 धाम की यात्रा की, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की और मठों और आश्रमों का निर्माण कराया। बट उनके वजह से बुद्धिज्म का लैक हमें नहीं दिखता है। 12th सेंचुरी AD में ही बख्तियार खान खिलजी वॉज द कमांडर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक।
उसको ये ऑर्डर दिया गया था कि यहाँ से लेके नालंदा तक जितनी भी ये साइट्स हैं, बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। हाँ। जो भी उनके स्ट्रक्चर हो उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, टेम्पल्स के स्ट्रक्चर को स्पेशली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है, एक इंस्ट्रक्शन भी दिया गया था कि अगर आपको लगता है कि भाई स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने में मुझे टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से लेके उनको वहाँ तक जाना भी है। हर साइट बड़ी बड़ी साइट्स होती थी। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ 7 ही मोनेस्ट्री जो बनी थी उनमें 1200 से लेकर 1500 मॉन्क रहते थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में मोर देन 10,000 मॉन्क्स रहते थे। अच्छा। तो इसलिए कि आपको वहाँ तक पहुँचना भी है, तो अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज होती है और कोई स्ट्रक्चर आप डिस्ट्रॉय पूरी तरह से न कर पाए तो उनको डिसफिगर कर देना। तो किसी की गर्दन काट देना, किसी का नाक काट देना, हाथ काट देना, इस तरह से स्ट्रक्चर्स को डिसफिगर करके आप निकलते जाओ। तो उसने पूरी साइट को डिमोलाइज करा दिया था। बस ये 2 स्तूपा जो मैंने आपको बताया, धर्म राज्य का और धर्म चक्र जो बड़ा वाला स्तूप, ये 2 स्तूपा छोड़ दिए गए थे, क्योंकि एक तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर थे और बहुत बड़े स्ट्रक्चर थे, उनको तोड़ने में काफ़ी समय उसका चला जाता। ये जो इतना समय उन्हें लगा, तो राजाओं का कोई योगदान नहीं रहा इस चीज़ में कि अपनी धरोहर को किस तरह संभालना है? उस समय तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी पावर थी ना। और हिंदू राजाओं में क्या था कि वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट ही रहते थे। अच्छा, हिंदू राजा भी बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे, दैट्स व्हाई ये सब जो विनाश हुआ है इसका रीजन ये रहा। एक्चुअली मेन चीज़ क्या थी कि हिंदुज़म में क्या था कि जो सबसे कॉस्टली चीज़ है, जो सबसे टॉप कॉस्ट कही जाती है, वो ब्राह्मण होती है। ब्राह्मण का प्रोफेशन होता है वर्शिप होती है, बहुत कॉस्टली चीज़ जो कि बर्थ टिल डेथ चलती है। और अगर मेरे पास हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम इजीली बुद्धिज़्म में मूव कर जाएंगे। तो वो इसी की वजह से बुद्धिज़्म बढ़ता गया, हिंदुज़म खत्म होने के कगार पर पहुँच गया। तो हिंदू राजाओं को उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे भी नहीं था। और दूसरी मतलब उस समय के दौरान भी राजा ये भूल गए थे कि बुद्धिज्म जो है वो एक शिक्षा है, ना कि एक धर्म। कहानी ये हुई है। हाँ। इन्होंने बुद्ध को भी एक धर्म का ही सम्मान दे दिया, ये धर्म से जोड़ दिया। बुद्ध भी धर्म है, जैन भी धर्म है, ये सब अलग अलग समुदाय हैं। अब आप इसको मिथ कहिए चाहे जो भी कहिए, कि बाद में लोग ये भी कहने लगे कि भगवान बुद्ध विष्णु जी के 12वें अवतार थे। जबकि अगर हम बात करते हैं लॉजिकली तो विष्णु जी के खाली 10 ही अवतार थे। 11वें 12वें की कहानी पता नहीं कहाँ से आ गई। तो जब 12th सेंचुरी एडी में ये पूरी साइट डिस्ट्रॉय करा दी गई, तो यहाँ पे अब दूसरा जो वो जब वो मोनेस्ट्रीज में जाता था तो मॉन्क्स को किल कर देता था, जिसकी वजह से ये मॉन्क्स यहाँ से डर के मारे स्केप्ट होते हुए तिब्बत, नेपाल और भूटान के रास्ते चाइना की तरफ मूव कर गए। उसके बाद यहाँ पे साइट के बारे में कोई भी जानने और सुनने वाला था नहीं। स्लोली ये साइट 12th सेंचुरी एडी से लेके 18th सेंचुरी एडी के बीच में मड के नीचे चली गई। अच्छा। तो यहाँ खाली 2 स्तूपा विजिबल होते थे। उसमें भी 1794 की घटना थी कि धर्म राज्य का अगर नीचे से ही स्ट्रक्चर है वो ब्रिक्स वर्क से है, और जो धर्म चक्र स्तूप है वो नीचे सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो ये जो हमारे बनारस के राजा थे चेत सिंह और उनके दीवान जगत सिंह, क्या है यहाँ का पूरा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। 2012 में हम लोग आप थोड़ा इधर आ जाइए। 2012 में हम लोग को गाइडिंग का लाइसेंस मिला था, तब से हम लोग इस प्रोफेशन में। अच्छा, 2012 से आप यहाँ इस प्रोफेशन में लोगों को गाइड करते हैं, यहाँ के बारे में बताते हैं, सारनाथ है क्या, और बुद्ध भगवान के अलाइनमेंट का पूरी स्टोरी आप डिस्क्राइब करते हैं। अलाइनमेंट बहुत गहन होता है। यहाँ पे उनका फर्स्ट सरमन डिलीवर किया गया। अच्छा, थोड़ा लाउडली बोलिए क्योंकि मेरे दर्शकों तक आपकी आवाज़ जा नहीं पा रही। देखिए, जो ये आप साइट देखने के लिए आए हैं सारनाथ, ये कई नामों से जानी जाती है, जैसे स्पिताना, ऋषिपत्तनम, मृगदाव और सारनाथ ऑफिशियल नेम ऑफ द प्लेस। और ये 3 रिलीजन के लिए सेक्रेट प्लेस माना गया है, हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म। यहाँ पे लॉर्ड शिवा के टेम्पल है स्टेशन के पास में, जिसका नाम है सारंगनाथ महादेव, जिसकी वजह से इसके कई नाम पड़े हुए हैं। जैसे सारंगनाथ में से अगर साइलेंट होता है तो सारनाथ कॉल्ड होता है, ऑफिशियल नेम जो प्लेस का। नहीं, फिर से बताइए। सारंगनाथ में से अगर ग साइलेंट हो जाए तो सारनाथ। सारनाथ। तो ये सारनाथ ऑफिशियल नेम ऑफ द प्लेस। और सारंगनाथ का मतलब होता है गॉड ऑफ डियर। अच्छा, सारनाथ का मतलब होता है गॉड ऑफ डियर। सारंगनाथ, सारंगनाथ, गॉड ऑफ डियर। तो डियर को संस्कृत में हम कॉल करते हैं मृग, दैट्स व्हाई इसको मृगदाव या मृगदया भी कहा जाता है। काशी को प्राचीन समय से ही साधु संतों का शहर माना गया है, और ये पार्ट जंगल का पार्ट होता था जहाँ साधु संत मोस्टली रहते थे। तो इसको ऋषिपत्तनम या इसीपत्तनम में ही कहा जाता था। इसीपत्तनम मेनली बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमको नाम मिलता है।
तो जैसे मैंने आपको यहाँ के नामों के बारे में बताया, और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो ये जो गोल्डन टेम्पल आप देख रहे हैं, ये जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ जी का बर्थ प्लेस, वर्शिप प्लेस और डेथ प्लेस सब यहीं पे था। तो ये जैनिज्म में सैक्रेड हो गया। बट वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड प्लेस इन बुद्धिज्म में जो भगवान बुद्ध के लाइफ सर्किल के 4 टर्निंग पॉइंट बोले गए हैं, जैसे बर्थ प्लेस लुम्बिनी इन नेपाल, सेकेंड एनलाइनमेंट प्लेस बोध गया इन बिहार, थर्ड फर्स्ट सरमन प्लेस सारनाथ, और चौथा बोला गया है कुशीनगर को, जहाँ पे उनका महापरिनिर्वाण मीन्स डेथ हुई। तो ये 4 प्लेसेस को बुद्धिज्म में मोस्ट सैक्रेड प्लेस माना गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सारनाथ की, तो जब भगवान बुद्ध को एनलाइनमेंट हुआ था तो वो फर्स्ट टाइम यहीं पे आए थे, और उन्होंने, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये भगवान बुद्ध यहाँ आए थे 2500 साल पहले, 5 सेंचुरी BC में, और ये जो साइट डेवलप हुई थी ये 3rd सेंचुरी BC में, मतलब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के अप्रॉक्सीमेट 200 साल बाद डेवलप की गई थी। जब वो आते थे तो वो यहाँ पे जंगल का पार्ट हुआ करता था, कोई स्ट्रक्चर्स नहीं थे। तो उन्होंने जो आप बड़ा वाला स्तूप देख रहे हैं उसको धर्म चक्र स्तूप बोलते हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना धर्म चक्र परिवर्तन स्तूप नहीं, धर्म चक्र स्तूप बोलते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में उन्होंने अपना पहला सेरेमन डिलीवर किया था, दैट्स वाई उसका नाम पड़ा धर्म चक्र स्तूप। सॉरी। उसके बाद आप ये जो रिमेन्स देख रहे हैं बड़ा वाला, ये भगवान बुद्ध का निवास स्थान हुआ करता था। 525 BC से लेके 485 BC के बीच में भगवान बुद्ध कई बार यहाँ पे आए थे। तो जब वो आते थे तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जंगल का पार्ट हुआ करता था, तो वो हट्स वगैरह में रहते थे। उसके बाद जब ये उनके फॉलोअर्स के नंबर्स बढ़ने लगे, तो जब ये 60 बौद्ध भिक्षुओं के साथ दोबारा यहाँ पे आए, तो इन्होंने धम्म संघ की स्थापना यहीं पे की थी। दैट्स वाई बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म कॉल्ड होता है सारनाथ। उसके बाद जब उनका महापरिनिर्वाण हुआ, तो जो भी इनके फॉलोअर्स थे उनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया इनकी रैलिक्स को लेकर, अस्थियों को लेके, और वो लोग 8 अलग भागों में बढ़ गए। अगर हम उस कस्टम को फॉलो करते हैं तो या तो दोनों ही पॉसिबिलिटी थी, या तो बुद्धिज्म डेवलप ही नहीं हो पाता, और अगर डेवलप होता भी तो आज हम बुद्धिज्म को 8 नामों से जानते हैं। बट 3rd सेंचुरी BC में अशोका ने आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा, जब उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, तो उन्होंने 7 जगह की रैलीज को रिकलेक्ट करवा के करीब 84,000 छोटे और बड़े स्तूपों का निर्माण कराया ऑल ओवर इंडिया, जिनमें मेन 8 स्तूपा बनाए गए थे, जिनको अष्टांगिकता मार्ग जो भगवान बुद्ध का एक सेरेमन था उसको फॉलो करते हुए उन्होंने 8 बड़े स्तूप बनाए थे। जिसमें से आप ये देखेंगे कि एक ये धर्मराजी का स्तूप है जो बड़ा वाला है, और दूसरा वो धर्मचक्र स्तूप, 2 स्तूप बड़े में से यहाँ पे है। बाकी आप देखेंगे तो कुशीनगर, कौशाम्बी, सांची, इस तरह से उन्होंने कई जगह स्तूपों का निर्माण कराया था। उसके बाद उनके 2 स्ट्रक्चर के बाद तीसरा ये जो आप हट देख रहे हैं, अभी हम लोग चलेंगे यहाँ से, तो ये अशोकन पिलर ओरिजिनल 2300 साल पुराना स्ट्रक्चर, और उसके ऊपर लायन कैपिटल जो हमारा नेशनल एम्बलम था वो इस्टेब्लिश हुआ करता था, जो आज के डेट में म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स है, अशोका ने एज इट इज़ फॉलो भी किया जो भगवान बुद्धा ने कहा कि कोई मेरी मूर्तियाँ नहीं बनाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, इसको धर्म नहीं बनाएगा। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, बुद्धिज्म इज जस्ट फिलोसफी, द वे ऑफ लाइफ, नॉट रिलीजन। उसके बाद जो यहाँ स्ट्रक्चर्स बनने का सिस्टम चालू हुआ, तो 1st सेकंड सेंचुरी AD पीरियड तक कुशाना डायनेस्टी है, उनके पीरियड में भगवान बुद्ध के स्ट्रक्चर बनना, डेवलप होना शुरू हो गए।